नमस्कार दोस्तों, एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 3 लेक्चर मेरे हुए थे, पहले में सिलेबस के बारे में बताया गया था, दूसरे में यह बातें बताई गई थी कि अपराध होता क्या है, और ऐसे ही एक सामान्य चर्चा, और वो भी सामान्य चर्चा ऐसी जो कि आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब आप आईपीसी के अंतर्गत जो भी अपराध दिए गए हैं या उनके दंड दिए गए हैं, तो कुछ विधिक शब्द हैं, उनका जानना आपके लिए आवश्यक था। जैसे कि कल जिक्र हुआ था, आशय किसे कहते हैं, कृत्य कहते किसे हैं, लोग कहते किसे हैं। तो ये सब चीजें क्या थी? यह एक विधिक लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि मैं तो आपके लिए उपलब्ध हूं कि भाई चलिए आपको आसान भाषा में या जो आपको समझ में आए वैसी भाषा में मैं समझाने में सक्षम हूं। लेकिन जो पेपर सेटर हैं या जो भी आपके एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, उनके मूड में यह रहता है कि बच्चा लॉ को जानता है, यानी कि विधिक भाषा, जिस भाषा में आईपीसी बनाई गई है, जिस भाषा में सीआरपीसी बनाई गई है, उस भाषा को वो जानता है। तो आप इसको भी थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो हम लैंग्वेज बता रहे हैं उसको हम आसान भाषा में बताते हैं, लेकिन ये है कि उस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके आएंगे उसी भाषा में, ठीक? यह नहीं आएगा जैसे विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य या एक्ट ओमिशन, यह सब जो आएगा वो लीगल लैंग्वेज में आएगा, या अगर आपको भाषा नहीं समझ में आएगी तो आप इंग्लिश वर्जन उसका देखने में अगर सक्षम है तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हिंदी में क्या है कि हिंदी की विधिक भाषा थोड़ी सी कठिन होती है और इंग्लिश थोड़ा सा आसान रहता है। तो या तो जो आपको समझ में आए, लेकिन हाँ उस भाषा को थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो तीसरे वीडियोस में हमने इस बात का जिक्र किया था कि अब आपको थोड़ा सा बताकर अपराध के चरण कितने, अपराध कैसे कैसे होते हैं, प्रथम अवस्था में आदमी के दिमाग में क्या चलता है, उसके बाद से वो क्या तैयारी करता है, फिर क्या करता है, फिर अंत में वह ऐसा क्या ऐसा कृत्य करता है या क्या ऐसा लोग करता है कि क्राइम जो है वो घटित हो जाती है। ठीक, तो उसके जो स्टेज हैं कि पहला स्टेज क्या है और दूसरा तीसरा, तो ये थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। फिर आपको आईपीसी का तो बाकी सब चीजें तो बताई दी। यहाँ पर हमने जिक्र किया था कि कब प्रवर्तन में आया था, गवर्नर जनरल ने उस पर अनुमति कब दिया था, और इसके अलावा वह कब से लागू हुआ था पूरे देश में। तो ये सब सामान्य चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आज अपराध के चरण और उसके बाद से फिर जो सेक्शन 1 है, धारा, वहां से हम आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, पहला जैसे कल आपसे हमने कहा था कि अपराध के चरण, ठीक, तो अपराध के कितने चरण होते हैं? अपराध के, तो ये आपका क्या है, अपराध के चरण। ठीक, अपराध के चरण, ठीक, यानी कितने स्टेज पर यह अपराध गठित होते हैं। देखिए, पहले कभी भी जैसे कि आपका दोस्त है, उसके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, और कल के दिन उस दोस्त की कुछ एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लगती है, चाहे उसका जो नियत है वह आपके घर की महिलाओं के प्रति गंदा है, या वह आपके घर में चोरी करता है, या कुछ इस टाइप की बदतमीजियां स्टार्ट करता है, तो एक जो आपका उसके साथ प्रेम था, एक स्नेह था, तो वह स्नेह क्या हो जाएगा, वह आपको कन्वर्ट हो जाएगा, वह परिवर्तित हो जाएगा किसमें, दुश्मनी में। ठीक, तो अगर मान लीजिए यह आपके ए हैं और ये भाई साहब बी हैं, ठीक, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों दोस्त हैं आपस में, ठीक, और यह इसके सिस्टर के साथ अफेयर करना भाई साहब स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो यह जो दोनों की बाइंडिंग थी, यह क्या होगी, यह यहां पर आकर यह दोनों बाइंडिंग क्या हो जाएगी, यह आपकी टूट जाएगी। ठीक, यह बाइंडिंग टूट जाएगी। तो यह जो आपका
बढ़िया वाला आशय है, जिसको कहते हैं गुड फेथ अपने दोस्त पर, या उसके साथ जो प्रेम था वह कहाँ आपको बदल जाएगी, दुश्मनी में बदल। ठीक, तो जब दुश्मनी में चीजें बदलती हैं तो इंसान करता क्या है, उसके दिमाग में कई बातें चलती रहती है। यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या था, आपके दिमाग में एक क्या चलता है, विचार चलने लगता है। एक विचार विमर्श आपका क्या क्या दिमाग करता है, विचार विमर्श स्टार्ट करता है। ठीक, तो इसमें क्या, इसमें दिमाग कई प्रकार के, यार उसको हम क्या करें, मना करें कि उसको हम क्या करें, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा ना हो जाए, वैसा करेंगे, कहने का कि दिमाग आपकी उलझुल बातें सोचने पर मजबूर होने लगता है, क्योंकि इसने ऐसी हरकतें कर दी है। ठीक, तो यहां आपका जो दिमाग है वह विचार विमर्श करना शुरू कर देता है। ठीक, और उसके बाद से विचार विमर्श के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका मन फाइनल कर लेता है कि इस आदमी को मुझे सिखाना है। ठीक, इसको या तो मारपीट से, या तो इसको जैसे भी हो हमें इसे सबक सिखाना है। तो जहां सबक सिखाने की बातें आएंगी तो वहां आपका स्टार्ट क्या होता है, दुराशय। ठीक, यह आपका शुरू हो जाता है दूसरा स्टेज, क्या, दुराशय। ठीक, दुराशय जब मेरे अंदर आता है, मैं यह फिक्स कर ले जाता हूं कि अब मुझे उस बी को, जो कि मेरी बहन के साथ बदतमीजी करता है, उसे मैं अब सिखाऊंगा। तो यहाँ जो दुराशय है यह आपके मन में धारण हो जाता है। ठीक, तो अब दुराशय के बाद स्थिति क्या होती है, दुराशय के बाद इंसान करता क्या है, तैयारी करने लगता है। ठीक, यार उसे मुझे मारना है, अब मारूंगा कैसे मारूंगा, कोई हथियार जमा करूं, किसी आदमी से बात करूं, किसी क्रिमिनल से बात करूं कि कुछ पैसे लेकर उस आदमी का मर्डर कर दे। ठीक, तो यहां आपकी फिर क्या होने लगता है, यह आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक, यहां आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। विचार विमर्श दिमाग करता है, फिर दिमाग एक निश्चित रिजल्ट पर आता है कि यह नहीं, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जब यह दिमाग या फाइनल तय कर लेता है तो वहां के बाद आपका प्रिपरेशन का टाइम आता है, ताकि उस क्राइम को हम अंजाम दे सकें। ठीक, तो यहां जब तैयारी वो शुरू करता है, हथियार जमा करना और बाकी सब वेपन्स वो करना, या फिर किसी मर्डर से बात करना, चाहे वो आदमी कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे क्या करता है, उसका लोकेशन लेना। ठीक, ताकि अपराध को करने के लिए एक पूरी परिस्थिति, एक पूरा वातावरण बन सके। ठीक, अब देखिए यहां जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट चरण क्या होता है, नेक्स्ट चरण यह होता है कि वह जब तैयारी हो जाती है इसके बाद से किया जाता है क्या, अटेम्प्ट, प्रयत्न। वह क्या करता है, प्रयत्न करता है। ठीक, फिर वह प्रयत्न करता है, उस भाई हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई, अब आगे हम क्या करेंगे, अब उसको मारने के लिए जाकर कुछ काम स्टार्ट करेंगे, वहां तक जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ है कहाँ, भाई मेरे पैकेट में रिवॉल्वर है, मुझे उसे मारना है, तो मैं अब जाऊंगा कि कहाँ कहाँ वो आता है, कहाँ कोचिंग करता है, या कहाँ वो नौकरी करता है, और उस समय किस रोड पर कितनी शांति होगी ताकि लोग मुझे पकड़ न सकें, रात में मारें कि दिन में मारें, सारा कुछ तैयारी उसकी कंप्लीट होने के बाद अब वो करता है प्रयत्न। ठीक, तो प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न में क्या किया जाता है, प्रयत्न में कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है। प्रयत्न में क्या किया जाता है, कोई कार्य करेगा वो प्रयत्न की दिशा में। ठीक, भाई हम प्रयत्न करने के लिए गए, ठीक, हम क्या आज उसे मार डालना, और रिवॉल्वर अपने हाथ से हम निकाले ही नहीं, ट्रिगर उसका दबाए ही नहीं, तो साहब वो मरेगा, आपका प्रयत्न क्या हो जाएगा, वो बिना प्रयत्न की बातें हो जाएंगी। प्रयत्न उसे कहते हैं कि हम कोशिश करें, जब कोशिश ही नहीं करेगी तो कहाँ का प्रयत्न, तब तो वो फिर तैयारी के अंतर्गत आने लगेगा। तो प्रयत्न होने के लिए कुछ कार्य का किया जाना क्या अनिवार्य है।
तो यहाँ यह प्रयत्न के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य किस दिशा में, उस व्यक्ति को मारने के लिए, वह कार्य करने के लिए। तो यहाँ यह कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यह आपका विधिक क्षति, जैसे कल आपसे बात किया था, यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विधिक क्षति में। ठीक, तो जब यह विधिक क्षति में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी विधिक क्षति को क्या कहते हैं, वह कहते हैं अपराध। ठीक, इस वजह से कि कल आपसे बात हुई थी कि विधिक क्षति कितने प्रकार की होती है, तो शरीर से संबंधित क्षति, मन से संबंधित क्षति, ख्याति से संबंधित क्षति और संपत्ति से संबंधित क्षति। तो अगर किसी की आप मृत्यु कारित करते हैं, इस व्यक्ति को अगर ये मार डालता है तो उसके शरीर की क्षति हो जाती है, वह व्यक्ति मर जाता है या घायल भी हो जाता है, तो वह क्या हो जाएगी, विधिक क्षति। तो ये इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अपराध के चरण कंप्लीट हो जाएंगे। यहां स्थिति आते आते क्या होगा, अपराध के चरण, अपराध का जो स्टेज है वह कंप्लीट हो जाएगा और क्राइम जो है वह हट जाएगी। ठीक, तो अब यहीं पर हम कुछ बातें करते हैं। देखिए सामान्य तौर पर क्या होता है, सामान्य तौर पर विचार विमर्श, मान लीजिए मैं घर पर बैठा हूं, सपने में सोच रहा हूं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मोदी की तरह प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, और अच्छा नहीं है प्रधानमंत्री ठीक नहीं, राष्ट्रपति बनना ठीक रहेगा। और करो विचार विमर्श भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बचपन में हम टीवी पर देखते थे, देखते रहो सपने, कौन पूछ रहा है तुमको, सपने देखने में किसी को मना किया गया है? तो कहने का अर्थ कि सिर्फ सपना देखना क्या है, क्राइम नहीं है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या अपराध का विचार विमर्श अगर आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में बातें चल रही हैं, तो क्या वह क्राइम है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, वह क्राइम नहीं। ठीक, तो चलिए पहला तो इनको हम हटा देते हैं, क्या है, विचार विमर्श साहब क्राइम नहीं, हट गया, काम खत्म। चलिए एक स्टेज की तो बात ही नहीं करनी है मुझे। अब आता है दुराशय। दिमाग एक बातें फिक्स कर लेता है कि मुझे अब उसे मारना ही है, एक निश्चय कर लेता है, एक अपने दिमाग में माइंडसेट बन जाता है कि मुझे बी को मारना है क्योंकि उसने मेरे बहन के साथ बदतमीजी की। ठीक, मारना है मुझे। तो अब बताइए कि क्या दुराशय क्राइम है? दुराशय क्राइम है? अगर मेरे दिमाग में बातें बैठ जाती हैं कि किसी को मुझे मारना है, तो क्या वह क्राइम है? तो यहां पर उत्तर होगा कि नहीं। ठीक, क्योंकि दुराशय स्वयं में कोई अपराध गठित नहीं करता। दुराशय क्या करता है, आपके मन को कन्वर्ट करता है। ठीक, जो हमारी दोस्ती, जो ए की दोस्ती बी से थी, उसको दुश्मनी में कन्वर्ट करता है दुराशय। तो दुराशय क्या होता है, आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, किस लिए, आपको क्राइम करने के लिए, उकसाने के लिए। यानी कि आपका भाई देखिए, देखा जाए तो पूरा दिमाग, पूरा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क अगर नहीं कहे तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मस्तिष्क ही आपसे कहता है कि आपको भूख लगी है, मस्तिष्क कहता है आपको प्यास लगी है, मस्तिष्क कहता है कि मुझे सोना है, मस्तिष्क कहता है कि मुझे गुस्सा करना है। मस्तिष्क कहने का कि सारा कुछ दिमाग या आपके शरीर को संचालित करने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। ठीक, तो दुराशय सामान्य स्थिति में वह क्राइम नहीं है। ठीक, दुराशय तब क्राइम होता है जब यह दुराशय मुझे यह कार्य करवा दे। ठीक, दुराशय तब क्राइम है जब यह किसी व्यक्ति की विधिक क्षति करा दे, तब तो दुराशय क्राइम है। ठीक, तो यह दुराशय कौन करता है? यह दुराशय इसी वजह से कहा जाता है कि व्यक्ति का मन उसके कार्य को करवाता है, वह अच्छा करवाए। अगर मन अच्छा है, अगर मन दुराशय वाला नहीं है तो वह अच्छा कार्य करेगा। अगर मन आपका गंदा है तो साहब क्राइम करेगा, वह व्यक्ति क्रिमिनल्स हो जाए। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, यहाँ छोटी सी बात, और ये क्वेश्चंस बनेगा क्या
अपराध कौन करता है? अपराध वह व्यक्ति करता है जो कि दुराशय को धारण करता है, जिसके मन में दुराशय होता है। अब यहाँ क्वेश्चंस आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। पहला यह, आपसे अगर हम पूछते हैं कि बताइए कि दुराशय एक जानवर धारण कर सकता है? एक बैल या एक डॉगी जो कि राह चलते लोगों को काट रहा है, या बैल राह चलते लोगों को मार रहा है, क्या वो दुराशय से मार रहा है? उसके अंदर दुराशय है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं सर, वह दुराशय नहीं हो सकता, क्योंकि यह सोच समझ, यह दिमाग का जो खेल है वह पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य जब चाहे वह हैवान हो सकता है, जब चाहे वह इंसान हो सकता है, उसका दिमाग ही सब कुछ है। कोयल जो है वह जब आपके सिंधु सभ्यता की और ऋग्वेद और दुनिया भर का कहने का कि बहुत ही प्राचीन काल में आप जाएंगे तो उस समय भी कोयल क्या करती थी? कोयल कुकू कुकू ही बोलती थी, और आज के समय में भी कोयल कुकू कुकू ही बोलती है। उसके बोलने में कोई भी अंतर नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। उसके पास दिमाग नहीं है। जो वह संचालित कर रही है वह उसका नेचुरल, वह उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि वह कोयल है, इसलिए वह कुकू कुकू बोल सकती है। एक कुत्ता है, वो पहले भी भों 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 ही करता था, अब वह डोंडो डोडो नहीं करता, अभी भी वो भों 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 करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है, उसका जो बेसिक नेचर है कुत्ता होने का, वह क्या होता है? भों 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 करना, इंसानों को काटना, या पालतू बनकर आपके पैरों को चाटना। ठीक, इसी वजह से कहता है इंसानों को भी कभी कभी कुत्ते के श्रेणी में रखा जाता है कि क्यों कुत्ते की तरह तुम दूसरे का तलवा चाटते रहते हो। और है भी कुछ लोग होते हैं तो वो कुत्ते से भी बदतर दशा होती है। तो यहाँ अब तो ये जो इंसान और अन्य जानवरों में अंतर यही है। और हम क्या हैं? हम एक अपराधी, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल अगर चाहे तो 1 मिनट के अंदर, क्षणों में, 1 मिनट छोड़िए, 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, क्षणों में वह संत बन सकता है। उसका दिमाग ऐसा है। या एक बहुत बड़ा सभ्य आदमी, बहुत बड़ा संस्कारिक आदमी एक क्षण के अंदर बहुत बड़ा क्रिमिनल भी बन सकता है। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि यह दुराशय की जो भावना होती है वह सिर्फ मानव के अंदर ही आती है। एक मानव ही सोच समझ सकता है कि मुझे क्या करना है। ठीक, तो एक क्रिमिनल और एक संत में जो तुलना अभी हमने किया वह दुराशय के संदर्भ में किया। जो आदमी अच्छे आशय को धारण करता है वह संत है, जो बुरे आशय को धारण करता है वह दुराशय या मेंस्ट्रिया, और वह जाकर आपको क्रिमिनल बनते हैं। ठीक, तो अब यहाँ प्रश्न आपसे सिर्फ यह पूछा जाएगा कि साहब दुराशय पशु धारण करेगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं सर, पशु नहीं धारण। ठीक, एक पागल धारण करेगा? पागल? तो आपका उत्तर होगा साहब 1 मिनट, तो थोड़ी सी प्यास, गर्मी का दिन आ रहा है, प्यास लग जा रही है। चलिए, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी, हाँ, तो पागल, तो अब आप कहेंगे कि नहीं साहब पागल को क्या बेचारे को मतलब, पागल तो जानता भी नहीं कि वो कर क्या रहा है। ठीक, अगर आप राह चल रहे हैं, कोई पागल आपको एक थप्पड़ रसीद देता है, मार देता है, तो क्या अगर आप ये जानते हैं कि वो पागल है तो आप उसे मारेंगे? हाँ, आप नहीं जानते तब तो उलट कर मारेंगे, लेकिन जो आसपास के लोग जानते हैं वो आपसे कहेंगे अरे यार भाई वो तो बेचारा पागल है, तुम क्यों पागल बन रहे हो, वो तो बेचारा पागलपन में मारा है। इट मीन्स, इसका अर्थ यह हुआ कि एक पागल भी स्वस्थ दिमाग का नहीं होता है। ठीक, तो पागल की भी स्थिति पशु के समान ही होती है। जैसे पशु का मूड हुआ, हिंसक हुआ, मूड सॉरी उसका जो स्वभाव, उसका स्वभाव क्या है? हिंसा करना। तो ऐसे ही पागल बेचारा समझ पाता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो इस स्थिति में पागल भी दुराशय को धारण नहीं कर सकता। ठीक,
अब एक स्थिति और आती है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप कोल्ड ड्रिंक में, कोको कोला में शराब मिला देते हैं और उसे पिला देते हैं, वो बेचारा जानता नहीं है, वो कभी पिया भी नहीं है, उसने कभी भी नहीं पिया है, उसे वो बेचारा पी लेता है और बिना होशो हवास में कोई गलत काम कर देता है। किसी का भाई होश नहीं है, पहली बार पिया है, किसी का मर्डर कर देता है, किसी का सामान चुरा लेता है, तो क्या उसे आप क्राइम मानेंगे? नहीं, ठीक। क्योंकि एक शराबी जो होता है, वह शराब पिया हुआ व्यक्ति, वह क्या स्थिति होती है, उसका दिमाग जो है वह कार्य करना बंद कर देता है, ठीक। वह उल्टा सीधा सोचने लगता है, वह अपने में नहीं रहता है, होश हवास में नहीं रहता है। तो इस स्थिति में यह भी दुराशय को धारण नहीं कर सकता। हाँ, एक स्थिति में कर सकता है, जैसे कि आम जो क्रिमिनल्स वो करते हैं कि मर्डर करने से पहले जमकर शराब पीते हैं, यह जानते हुए कि यह शराब मुझे ताकत देगा और मैं उसे मार सकता हूं, या किसी को मारने से पहले वो अपने आप को भुलाना चाहता है, तो वह यह जानते हुए पी रहा है कि मुझे यह कार्य करना है। तो अगर कोई जानते हुए यह कार्य कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आए, ठीक। तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इस कैटेगरी में तभी आएगा जब उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे शराब पिला दिया। चलिए, यह स्थिति पशु की हो गई, पागल की हो गई, शराबी की हो गई। एक शख्स और आते हैं, वह कौन होते हैं? वह आपका होता है शिशु। यहीं लिखते हैं, चलिए यहीं पर लिखते हैं, ठीक। एक आपका होता है शिशु, छोटा बच्चा जिसे मालूम नहीं है कि क्या होता है दुनिया, बस वो खेलता है, मस्त रहता है, उसके मन में गलत आशय और अच्छा आशय ये सब कुछ नहीं होता, वो दूसरे पर आश्रित है बेचारा। एक छोटा सा बच्चा, लोग कहते हैं मासूम नहीं, वो उसके अंदर अभी असुरक्षा है, वो माँ बाप पर पूरी तरह डिपेंड है। तो इस वजह से सिर्फ उसे दिखाई देता है कि मेरा पेट भर जाए, कुछ थोड़े मोड़े खिलौने हो, ठीक। तो हमारे इवन आईपीसी में जो भारतीय दंड संहिता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी जो 7 वर्ष तक के बच्चे हैं, उसमें तो लिखा है 7 वर्ष से छोटे बच्चे, या तो विधि यह मानती है कि 7 वर्ष तक के बच्चे क्या होते हैं, वह दुराशय को धारण करने के असक्षम होते हैं, वह दुराशय को धारण नहीं कर सकते, ठीक। तो एक छोटा सा बच्चा जो कि 7 साल तक होता है, 7 साल का बच्चा, वह दुराशय को धारण करने में असक्षम, ठीक। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि छोटे बच्चे को आंटी जी को लेकर गोद में खिलाते हैं, वो भी बच्चा आंटी 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 करता रहता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आंटी आंटी, तो आंटी तुरंत अंकल जी को फोन कर देंगी और अंकल जी आकर आपको कुट आपके साथ कर देंगे, और साथ में हो सकता है कि पुलिस भी को भी साथ में लाए। तो ऐसा कार्य मत करिएगा, क्योंकि आप शिशु नहीं, शिशु का राइट है कि आंटी जी करे, उसको राइट है, ठीक, क्योंकि वह दुराशय को धारण नहीं कर सकते, ठीक। तो यह दुराशय से संबंधित थोड़ी सी बातें, चर्चाएं हुई, ठीक। तो यह आपका दुराशय हुआ। चलिए, दुराशय, चलिए भाई, अब आपका यहीं पर थोड़ा सा वो कर देते हैं। हाँ, उसके बाद से अगली स्टेज आपकी क्या आती है? यह आपकी आती है तैयारी, ठीक। यहां आपसे कोई आदमी प्रश्न पूछता है कि क्या तैयारी करना अपराध है, तैयारी करना क्राइम है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नहीं, ठीक। अगर हम रिवॉल्वर लेकर ए बी को मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, घूमो ना, कौन तुमको रोक रहा है? कोई तुमको रोक रहा है? घूमो रोड पर, ठीक। तो तैयारी के हम मुझे मारेंगे, मारो भैया। तो तैयारी सामान्य तौर पर क्राइम नहीं, ठीक, सामान्य तौर पर क्राइम नहीं है। हाँ, कुछ स्थिति है, कुछ इसके अपवाद हैं। अपवाद का अर्थ क्या होता है? कुछ इसके भाई एक सामान्य चीज है, सामान्य चीज है कि सभी मनुष्य सभ्य होते हैं, लेकिन अपवाद क्या है? कुछ मनुष्य असभ्य होते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि सामान्य तौर पर तैयारी अपराध नहीं होता है, किसी अपराध का प्रिपरेशन दंडनीय नहीं होता है, लेकिन कुछ स्थिति में है। जैसे कि आपको
तो गंभीर अपराध होते हैं, तो बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं। जैसे गंभीर अपराध में क्या है, राज्य के विरुद्ध क्राइम करना, राजद्रोह करना, ठीक, राजद्रोह करना, जैसे कि जेएनयू में हाल में घटनाएं हुई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो भी सब चीजें, अब उस मैटर को इस वजह से कह रहे हैं कि वो राजद्रोह होता क्या। तो राजद्रोह में क्या है कि आप सरकार के विरुद्ध डायरेक्ट घोषणा कर देते हैं कि मैं सरकार की बात नहीं मानूंगा, मैं सरकार की हर एक आज्ञा का उल्लंघन करूंगा और मैं भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करूंगा। तो वहां आपको क्या हो जाएगा, राजद्रोह। राजद्रोह, अरे साहब बहुत बड़ा क्राइम राजद्रोह, ठीक। तो अगर राजद्रोह, ठीक, तो इस अपराध में अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, मान लीजिए जेएनयू में बहुत सारे लड़के एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स बन रहे हैं भारत सरकार के विरुद्ध, बड़े बड़े बैनर्स बन रहे हैं, भारत भूमि को गाली गलौज से भरे सब नारे लगे हुए पोस्टर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, लोगों के पास तमाम तरह की बातें शुरू हैं, तो वो अगर तैयारी हो रहा है तो वह पुलिस जाकर उसे रोक देगी, इस वजह से कि राजद्रोह की तैयारी करना भी बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक। इसी तरह अगर आप किसी अन्य देश में, जैसे कि मान लीजिए हमारा संबंध भूटान से अच्छा है, हमारा संबंध अमेरिका से अच्छा है, हम अमेरिका की सरकार को पलटने की बात करें, या हम अपने किसी ऐसे देश के क्षेत्र में जाकर लूटपाट या कुछ ऐसा विद्रोह करें, तो वह भी क्या हो जाएगा, उसकी भी तैयारी क्राइम हो जाएगी। इसके अलावा सामान्य तैयारी की बात, सामान्य अपराध की बातें कर दें तो आपका सबसे प्रचलित अपराध क्या आता है, डकैती। डकैती की तैयारी करना वह क्या होता है, वह भी आपको क्राइम होता है, ठीक। तो डकैती की तैयारी, तो यह कुछ आपके क्राइम है जो कि हम बाद में बताएंगे, ठीक। डकैती ती होता है ना, ती हो, तो सर हिंदी थोड़ी सी मेरी बहुत अच्छी नहीं, डकैती, ठीक। तो यह आपकी डकैती क्या हो जाएगी, डकैती की तैयारी करना यह भी एक क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए, ठीक है। तो सामान्य तौर पर तैयारी अपराध नहीं है, कुछ अपराध ऐसे हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, घबराइएगा मत, जब हम आगे आगे जैसे जैसे सेक्शंस बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक चीज को कायदे से डिफाइन हम करेंगे। तो सामान्य तौर पर क्या है, तैयारी अपराध नहीं है, हाँ राजद्रोह डकैती जैसे कुछ अपराध हैं जिसकी तैयारी भी क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है, ठीक। तो यह आपकी तैयारी है, ठीक। उसके बाद से आपको क्या लिखवाए थे, प्रयत्न। इसका अगला स्टेज क्या होता है, प्रयत्न। प्रयत्न यह होता है साहब अटेम्प्ट, ठीक। तो प्रयत्न जो होता है वह सामान्य तौर पर क्या होता है, क्राइम होता है। प्रयत्न जैसे कि आप अधिकतर सुने होंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास, ठीक। तो हत्या का प्रयास आपको मर्डर या हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, वह क्या होता है, वह एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, ठीक। क्योंकि प्रयत्न में होता क्या है कि व्यक्ति कार्य को कर देता है, जैसे कि आपको यहाँ पर हमने कहा था कि कार्य हो जाता है प्रयत्न, ठीक। कार्य वह प्रयत्न का अर्थ ही क्या है कि आप रिवॉल्वर की ट्रिगर को दबा दी, ठीक। तो वहां क्या होता है, कार्य संपन्न हो गया, भले सामने वाले की मृत्यु होती है या नहीं होती है, आपकी गोली मिस हो जाती है या आपका कट्टा हाथ में ही फट जाता है, तो उस स्थिति में क्या है, आप भले आपका कट्टा हाथ में फट गया लेकिन आपने अटेम्प्ट तो किया ही, आपने ट्रिगर तो दबाया ही, ठीक। तो इस स्थिति में प्रयत्न क्या है, प्रयत्न को यह माना जाता है कि प्रयत्न एक ऑफेंस है। अब इसके लिए क्या है, हमारे आईपीसी का जो अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय कौन सा है, 23। आपको एक लेक्चर मैंने बताया था कि कितने अध्याय होते हैं, तो ये इस अध्याय में अध्याय 23 जो है वह आपराधिक प्रयत्न के बारे में है, ठीक। इसके अलावा आपराधिक प्रयत्न सब कुछ इसी में नहीं है, जैसे कि हत्या का जो प्रयत्न है वह धारा 307 में है, तो जिसके प्रयत्न उस अपराध के जहां पर अपराध दिया गया है वहां पर अगर लिख दिया गया तो लिख दिया गया, नहीं तो बाकी जितनी भी प्रयत्न से संबंधित अपराध है उसका दंड कहां दिया है, अध्याय 23 में दिया गया है, ठीक। तो यहां आपको अंतिम अध्याय
और अंतिम धारा भी इसी में है। कौन सी धारा है आपकी? 511। ठीक, तो प्रयत्न आपका अंतिम अध्याय 23 अंतिम धारा 511 में पूरी तरह डिफाइंड है। तो जब हमारा आईपीसी ही कह दिया कि प्रयत्न अपराध है तो फिर बात ही खत्म है। अब इसमें कोई भी तर्क काम नहीं आता। ठीक, तो आपका प्रयत्न क्या होता है? अपराध। तो साहब यह एक आपराधिक चरण कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं यह आपको जिक्र कर दिया गया। ठीक, तो इसको अब खत्म कर देते हैं आज का जो सामान्य, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्या तैयारी क्राइम है? तो आपका उत्तर रहेगा यस, लेकिन कुछ परिस्थितियों सामान्य तौर पर नहीं तैयारी, कुछ परिस्थितियों को छोड़। ठीक, प्रयत्न क्या क्राइम है? तो आपका उत्तर रहेगा यस, 100% यह क्राइम है। ठीक, दुराशय, सिर्फ दुराशय को धारण करना क्या क्राइम है? नहीं, सिर्फ दुराशय को धारण करना क्राइम नहीं है। जब तक कि दुराशय कोई कार्य को करवा न दे, आपसे कोई क्राइम करवा न दे, तब तक सिर्फ दुराशय को धारण करना अपराध नहीं। ठीक, कौन कौन दुराशय को धारण करता है? क्या एक 7 साल का बच्चा दुराशय को धारण यानी क्राइम करने में सक्षम है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि वो दुराशय को धारण नहीं कर। एक पशु जो कि किसी को सींग मार कर हत्या कर देता है, नहीं साहब। ठीक, इसी तरह एक पागल व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? आप कहेंगे कि नहीं साहब। एक जिसको जबरदस्ती शराब पिलाया गया, जबरदस्ती कोई गांजा और चरस या इस टाइप के जो दिमाग को शून्य करने वाले पदार्थ उसे पिला दिए गए हैं, तो क्या ऐसा व्यक्ति अगर बिना अपनी मर्जी के वह पदार्थ लेता है तो अगर उस दौरान उससे कोई क्राइम होता है तो क्या वह दंडनीय है? तो आप कहेंगे नहीं साहब, वह दंडनीय नहीं। ठीक, क्यों नहीं है? इस वजह से कि वह दुराशय को धारण करने में असक्षम। ठीक, तो ये सब बातें चर्चाएं होंगी। वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज कर धीरे धीरे चीज़ों को सुनिएगा। हम तेजी से इस वजह से भी थोड़ा सा चल लेंगे, सिलेबस ज़्यादा है। ठीक, आपका एग्जाम कब हो जाए कब नहीं हो जाए ये तो उनके ऊपर है। तो इस वजह से सिलेबस को अधिक से अधिक हम कवर करने का प्रयास करें। मान लीजिए समय ही आपको दे दें और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने पाए तो ये भी आपके साथ अन्याय होगा। लिहाजा हम पूरे सिलेबस को देखते हुए थोड़ा सा तेजी से पढ़ने का, इसी वजह से वीडियो को आप पॉज कर उसे देखा कीजिए। ठीक, चलिए अब आप बाकी तो चीजें हो ही गई थी कि भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुआ, कब इस पर गवर्नर जनरल की अनुमति हुई, इसके ड्राफ्ट को कौन तैयार किया था, ये सब चर्चाएं हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, कितनी धाराएं हैं? अभी आपसे बताया कि 511 धाराएं, कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। ये सारी चीजें आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक, तो हमारा लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं तो साथ में एक बात और ध्यान की, पेन और नोटबुक अपना लिख कर और बाकी सब चीज़ें थोड़ा सा नोट करते रहिए, एक एक लाइन कि इसमें ये है, सर ने ये बताया, सर ने वो बताया। तो इससे आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते रहेंगे साथ में। बाकी तो क्वेश्चन तो लगवाना मेरा काम है, हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे भी, बशर्ते कुछ थोड़ा सा टॉपिक निकल जाए, ताकि एक अच्छी खासी सीरीज 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन का एक सीरीज हम एक दिन में यहाँ पर आपको सॉल्व करवाएंगे। तो कुछ टॉपिक थोड़ा सा निकल जाए, लेकिन टॉपिक के साथ साथ आपको जो बता रहे हैं एक एक लाइन की चीजें कि यह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा लिखते रहिए। ठीक, अब देखिए, अब इसके आते हैं हम पहले सेक्शन पर, आईपीसी की धारा 1। ठीक, धारा 1 क्या कहता है आईपीसी की? आईपीसी की धारा यहां लिख देते हैं कि आपके दिमाग में रहे कि सर क्या इस धारा, तो आईपीसी 1860। ठीक, इसके बारे में आपसे बातें हो रही हैं हमारी। तो इसका जो सेक्शन 1 है या धारा कहते किसे हैं? धारा देखिए, कोई भी अधिनियम जब तैयार होता है तो मान लीजिए हम चोरी, अपराध और लूट सबको हम कथा की तरह बोल दें, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। ऐसा भी क्या कहानी लिखे हैं? चोरी भी समझ में, चोरी में भी डकैती स्टार्ट है, डकैती में लूट स्टार्ट है, लूट में
क्या क्या बलात्कार भी आ गया। तो इसी वजह से हर एक अपराधों को अलग अलग करने के दृष्टि से, ठीक, अलग अलग अपराधों को अलग अलग करने के दृष्टि से उनको एक जगह, जैसे कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध एक जगह, शरीर के विरुद्ध अपराध एक जगह, मानहानि से संबंधित अपराध एक जगह। तो ये जो जितने अपराध हैं, ठीक, तो इनको अलग अलग करने के लिए, या टॉपिक्स जो है, जैसे कि भारत में कब से लागू हुआ, तो यह एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो टॉपिक में बांटने के लिए एक जो संख्या हम निर्धारित करते हैं उसे ही धारा कहते हैं, और यही जब काम संविधान में होता है तो उसे अनुच्छेद कहते हैं, ठीक। तो यह एक क्रमांक में कैसे आप नोट्स बनाते हैं, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो एक संख्यांक है ये, ठीक, एक नंबरिंग करने का बस धारा से मतलब ये। तो इस वजह से कंफ्यूज मत रहिएगा कि सर कभी कभी कोई क्वेश्चंस करते हैं कि सर संविधान में अनुच्छेद दिया है, यहाँ पर धारा दिया, तो ये सब चक्कर में मत रहिएगा। वहां भी मतलब यही है, यहाँ भी मतलब यही है, ठीक। क्योंकि वो बड़ा अधिनियम है, अपने आप को अलग संवैधानिक विधि सर्वोच्च विधि है, तो चीजें उस अनुसार लिख दी गई है। अगर संविधान जो बनाने वाले हैं अगर वहां भी वह धारा ही लिखते तो कोई उससे किसी को आपत्ति नहीं थी, ठीक। जो उनको लिखना था लिखते, उन्होंने अनुच्छेद लिखा, स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें भी क्या है, वो संविधान नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, यूएन का चार्टर, वहां भी क्या शब्द यूज किया गया, अनुच्छेद। तो ये उनके ऊपर है। विषय को अलग करने के लिए, दूसरे से भिन्न करने के लिए यह चीजें लिखी जाती हैं, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक। तो यह धारा 1। तो धारा 1 सिर्फ यह कहता है कि भारतीय दंड संहिता, ठीक, यानी कि यह संहिता का नाम बताता है कि इस संहिता का नाम क्या रहेगा, यह इंडियन पिनल कोड, ठीक, भारतीय दंड संहिता, यह इसका सिर्फ नाम, इसका नाम क्या रहेगा, वह भारतीय दंड संहिता। यानी कि इसके अंतर्गत क्या है, सिर्फ इसका नाम क्या रहेगा, अरे साहब भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड 1860, यह इसका धारा 1 में यही दिया है नाम। और इसके अलावा क्या इसका दिया है, तो इसका प्लस दिया है कि यह इसका किन किन जगह पर इसका प्रवर्तन होगा, यानी कहाँ कहाँ यह लागू होगा, ठीक। तो यह क्या किस चीज के बारे में बताता है, कहाँ कहाँ यह लागू होगा। तो साहब कहाँ कहाँ लागू होगा, अब आप शुरू में चीजें थी क्या, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू होगी, ठीक। तो अब स्थिति बदल गई, कब से बदली है, 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया, तो यह संपूर्ण भारत में लागू होगी। अभी पहले इसको लिख लें फिर बताते हैं, संपूर्ण भारत में, ठीक, संपूर्ण भारत में यह क्या होगा, लागू होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भारतीय दंड संहिता, ठीक, भारतीय दंड संहिता। तो यह साहब आपका सेक्शन 1 क्या कहता है, अगर आपका 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि किस धारा में यह कहा गया है कि इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता रहेगा और यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, ठीक, तो क्या आप कहेंगे, धारा 1। हाँ, तो एक पॉइंट आपको बीच में बता रहे थे कि पहले यह क्या था, जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य राज्यों में लागू था, ठीक। तो अब स्थिति क्या है कि एक डेट दिमाग में रखिएगा कि क्या, 6 अगस्त, 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2019, ठीक। 6 अगस्त 2019 को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने एक अध्यादेश, एक विधि को बनाया। क्या उन्होंने कहा, देखिए एक लेक्चर में, आप पिछले वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक बात बताई थी कि विधि बनाने की शक्ति न सिर्फ संसद को है, न सिर्फ राज्य विधानमंडल को, बल्कि राष्ट्रपति महोदय को भी है। राष्ट्रपति महोदय को कहाँ है, राष्ट्रपति महोदय को कहाँ है,
थोड़ा सा संविधान भी बीच में जो दिमाग में रखते गए। यहाँ राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 123, ठीक, 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। यह अध्यादेश क्या होता है, यह अध्यादेश एक कानून होता है, कानून होता है, ठीक। जब मान लीजिए हमारे लोकसभा स्थगित है, मतलब लोकसभा का काम नहीं, भाई देखते हैं कि टीवी पर भी आता हुआ कि अब संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है, यानी कि अब संसद अपना काम करना, मान लीजिए संसद अपना काम नहीं कर रही है, तो उस दौरान अगर किसी विधि की आवश्यकता पड़ती है, किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 संविधान के तहत क्या वो करते हैं, वह अध्यादेश को जारी करते हैं। वह अध्यादेश क्या होता है, कानून होता है, ठीक, कानून होता है। तो 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने अनुच्छेद 123 के तहत क्या एक डिक्लेरेशन उन्होंने किया, एक कानून बनाया, कानून की उद्घोषणा की कि साहब अब अनुच्छेद 370 जो कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था वह लागू नहीं रहेगा, ठीक। तो अब जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह विलय कर लिया गया है। अब वह भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र बन गया, ठीक। तो इसी वजह से अब जितने भी एक्ट में, चाहे यहाँ आप पढ़ेंगे सीआरपीसी पढ़ेंगे, चाहे जितने भी आपको सिलेबस के अंतर्गत दिया है, तो उसमें लगभग सब जगह लिखा गया क्या कि यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। तो अब यह चीजें यहाँ से 6 अगस्त 2019 से परिवर्तित हो गई हैं। अब क्या है कि यह संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे अधिनियम, अब तो वहाँ के पीएससी जो JNK का पीएससी है, वहाँ से वैकेंसी भी अब लोगों को मिलनी स्टार्ट हो गई। अब इधर तो एपीओ की वैकेंसी आई थी, नहीं एपीओ PCSJ की शायद आई थी, एपीओ या PCSJ की वैकेंसी आई थी वहाँ से। तो लोग अब पहले तो हम भरने में सक्षम नहीं थे, विशेष राज्य था। अब क्या है कि जैसे हमारा यूपी, जैसे MP, जैसे उड़ीसा, जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़, वैसे ही क्या हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर भी हो गया हमारा संपूर्ण रूप से भारत का अंग, ठीक। तो इस वजह से जितनी भी संहिताएं हैं वह कहाँ लागू होंगी, संपूर्ण भारत में। पहले जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था, ठीक। तो यह आपका क्या धारा 1, ठीक, धारा 1। अब आप धारा 2, ये चूंकि आप लोगों को सिर्फ धाराओं को दिमाग में रखना है, इस पर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस धारा में क्या दिया है या यह चीज किस धारा में दी गई, ठीक। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत और मुख्य धारा को पढ़ा जाए। और जैसे कि यह आपका क्या है, धारा 2, धारा 2, 3 और 4, यह एक ही प्रकार की धाराएं हैं, ठीक। इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति, ठीक। तो धारा 2 में क्या दिया है, धारा 2 में दिया है कि कोई भी व्यक्ति क्या, अगर भारत के राज्य क्षेत्र, कोई व्यक्ति भारत का क्षेत्र, ठीक, कोई भी व्यक्ति कहाँ क्राइम करता है, भारत के क्षेत्र में। अगर भारत का क्षेत्र क्या है हमारा, भारत के क्षेत्र से मतलब क्या, भारत के क्षेत्र से मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को लेते हुए अब संपूर्ण भारत, ठीक। तो संपूर्ण भारत, चाहे वो गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या लद्दाख हो, या केरल हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो। मतलब सिर्फ यह है कि संपूर्ण देश में अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो वह किससे दंडित किया जाएगा, अरे साहब आईपीसी, ठीक, आईपीसी के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस व्यक्ति को लाया जाएगा, और अगर वह ऐसा कोई क्राइम करता है, कैसा क्राइम, वैसा क्राइम जिसे आईपीसी मना करता है। कल आप पिछले लेक्चर में चर्चा हुई थी कि वही क्राइम अपराध होते हैं, वही कार्य अपराध होते हैं, सारे
क्राइम नहीं, वही कार्य अपराध होते हैं जिसे विधि मना करती है। ठीक, जिसे विधि मना करती है कि किसी के घर में चोरी नहीं करना, किसी की घर में डकैती नहीं डालना, किसी के साथ छेड़खानी नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं। कौन मना करता है? आईपीसी मना करती है साहब, आईपीसी मना करती और कहती है कि भाई अगर करोगे तो सोच लेना, इतने साल का जेल हम देंगे और जुर्माना भी देंगे, कुछ पैसा रुपया भी आपका पैकेट ढीला हो जाएगा। तो मतलब यह है कि ऐसे कार्य जिसे आईपीसी मना करती है, वैसा कार्य अगर कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में करता है तो वह आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाए। जिन कार्यों को विधि ने मना किया है आईपीसी मना करती है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा? अब यहां आप कहेंगे साहब ये कोई व्यक्ति कौन है? क्या हम हैं? हम मतलब भारत के नागरिक? नहीं, इस कोई व्यक्ति में साहब कोई व्यक्ति शामिल है, भारत का भी शामिल है और कोई विदेश का भी शामिल है। ठीक, तो एक भारत का भी नागरिक शामिल है और विदेशी, यानी कोई विदेशी व्यक्ति भी आकर यहाँ पर अगर किसी की हत्या करता है, लूट करता है, फ्रॉड करता है, तो वह कहाँ दायी होगा? आईपीसी के अंतर्गत दायी होगा। ठीक, न सिर्फ भारतीय तो दायी होंगे, ये हमारे लिए ही कानून बना है, साथ में विदेशी भी, विदेश का कोई व्यक्ति भी दायी होगा। कुछ इसके अपवाद हैं, तो यहाँ हमको तो नहीं लगता कि अपवाद बताना उचित रहेगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन एक मोटा मोटा आपको बता दें कि जैसे कि कोई व्यक्ति में किन लोगों को छूट दिया गया है। थोड़ा सा अब क्या बताएं, क्वेश्चंस आते ही रहते हैं और अब वही बात है कि इसमें थोड़ा सा संविधान भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है इस वजह कि क्योंकि चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो यहाँ ये छूट किन व्यक्तियों को मिलेगी? जैसे कि अनुच्छेद कहाँ दिया है? संविधान में अनुच्छेद 361 में यह दिया है कि साहब राष्ट्रपति जो है वह आपराधिक विधि से उसे छूट मिलेगी, राज्यपाल को मिलेगा, कुछ मंत्रियों को मिलेगा, कुछ विदेशी जो व्यक्ति आएंगे उनको मिलेगा, जो यहाँ के राजदूत विदेशियों के रहते हैं दूतावास में उनको मिलेगा, कोई अगर देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो उसको मिलेगा। तो इन व्यक्तियों को कुछ उन्मुक्ति दी गई है, कुछ छूट दी गई है। ठीक, बाकी और सब चीजें विस्तृत रूप से संविधान के अंतर्गत आप लोग पढ़िएगा। एक मोटा मोटा बता देते हैं कि कोई भी व्यक्ति में भारतीय भी शामिल है, विदेशी भी शामिल है। हाँ, कुछ व्यक्तियों को इसमें छूट भी मिली हुई है, वह व्यक्ति अनुच्छेद 361 में है। इसके अलावा कई जगह कुछ व्यक्तियों का जिक्र उसमें किया गया। ठीक, तो उसको हम आप जब पढ़ेंगे संविधान तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पूरा चला गया। तो यह आपका है। ठीक, इसके अलावा धारा 3, 2 धारा को और पढ़ लेते हैं फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट। धारा 3 क्या है? धारा 2 यह था कि भारत के राज्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्राइम करता है। धारा 3 क्या है? धारा 3 यह है कि अगर कोई भारत का व्यक्ति, ठीक, यह आपका भारतीय है, यह भारतीय कहाँ क्राइम करता है? तो साहब यह किसी विदेशी देश में क्राइम करता है। ठीक, तो यह विदेश में क्राइम करता है, यह भारतीय। तो इस स्थिति में क्या? धारा 3, तो इस स्थिति में आपका धारा 3 जो है वह लागू हो जाएगा। ठीक, यह धारा 3 आपको लागू हो जाएगा अगर कोई भारतीय विदेश में कोई क्राइम करता है, और वह क्राइम कैसा हो? वह क्राइम ऐसा हो जिसे आईपीसी मना करती है। आईपीसी मना करती है कि यह कृत्य आप अगर करेंगे तो आपको जेल होगी, आपको जुर्माना होगा। ठीक, तो इस स्थिति में यह आदमी जब भारत में आते हैं, इनको भारत में कहीं पकड़ा, मान लीजिए यह गए इंग्लैंड में और वहां पर मर्डर कर दिए, वहां पर लूट कर दिए, तो जब भी यह भाई साहब आएंगे भारत में, इनको उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि लूट, डकैती,
चोरी चमारी जो भी इन्होंने किया है वह हमारे आईपीसी के अंदर क्या है, दंडनीय है। उसके लिए आपको जेल की सजा होगी, उसके लिए आपको जुर्माने की सजा होगी। तो लिहाजा यह भारतीय जब भी हमारे देश में आते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग पढ़े होंगे एक शब्द आता है क्या, प्रत्यर्पण। क्या, प्रत्यर्पण। तो इसमें भी प्रत्यर्पण संधि कई बार आप लोग, जैसे हमारे कई लोग यहाँ से पैसा ले लेकर बैंकों से लोन लिए और जाकर विदेश में छिपे हुए, ठीक। तो यह लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विदेश के लोग संरक्षण दिए। ये लोग क्राइम तो यहाँ पर किए, क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ किए, लेकिन जाकर विदेश में छिपे हुए हैं। तो अगर उस देश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है, प्रत्यर्पण क्या है, संधि अगर है, तो वह देश करता क्या है कि उस अपराधी को आपको सौंप देता है, ठीक। तो इस स्थिति में इस भारतीय को अगर या तो खुद आ जाते हैं भारत में पकड़ा जाएगा, या प्रत्यर्पण संधि के तहत इनको वह देश आपको सौंप देगा और फिर आप उस पर कार्रवाई करिए, ठीक। अब आपका आज के लेक्चर में अंतिम धारा देखा जाए तो यह आपका धारा है, धारा 4। यह आपका धारा 4, ठीक। यह भी इंपॉर्टेंट है इस वजह से इसमें 3 चीजें लिखी गई। क्या कि एक है कि भारतीय द्वारा कहां, यह भारतीय क्षेत्र से परे एक शब्द यूज किया गया है, मतलब कि भारतीय क्षेत्र से बाहर, ठीक। भारतीय क्षेत्र से बाहर अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो वह आईपीसी के अंतर्गत दायी होगा, अगर वह कार्य आईपीसी ने मना किया है, भारतीय दंड संहिता ने मना किया है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि अगर कोई रजिस्ट्रीकृत, ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्रीकृत क्या है, यह पोत है, यानी कि पोत को आप ऐसे समझिए जहाज, पानी का जहाज, ठीक है, यह आपका क्या है, जहाज है, ठीक, प्लस आपका यह हवाई जहाज है, ठीक। तो हवाई जहाज, तो यहाँ आपका एक पानी का जहाज या हवाई जहाज, ठीक। तो यह अगर रजिस्ट्रीकृत आपका, यानी कि यह रजिस्ट्रीकरण कहाँ होना चाहिए, यह भारत में होना चाहिए, ठीक। तो भारत में अगर कोई, जैसे कि भारतीय एयरलाइंस, यह क्या है, भारत में रजिस्ट्रीकृत एयरलाइंस है, ठीक। तो अगर भारत में कोई जहाज है, कोई पानी का जहाज है, कोई हवाई जहाज है, ठीक, जो कि भारतीय है, वहां कोई भी व्यक्ति अगर, हम देखिए यह जहाज जो उड़ रहा है यह हमारे देश की संप्रभुता को बताता है, यह बताता है कि यह देश किसका है, यह हवाई जहाज भारत का है। तो उसको आप समझिए कि उड़ता हुआ भारत हुआ है, जहां भी जाएगा उसको सुरक्षा मिलेगी। ऐसे ही यह पानी का जहाज है, वह यह माना जाता है कि वह भारत का द्वीप है जो कि तैर रहा है, ठीक, क्योंकि वह भारत में रजिस्ट्रीकृत है। तो वह यह माना जाएगा कि वह भारत का राज्य क्षेत्र उड़ रहा है, भारत का राज्य क्षेत्र तैर रहा है, ठीक। तो उस स्थिति में वहां अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी हो, तो वह भी कहां दायी होगा, वह आईपीसी, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दायी होगा, क्योंकि उसकी खुद की धारा 4 इस बात को बताती है, ठीक। इसके अलावा धारा 4 का जो सब सेक्शन क्या है, 3 है, ठीक। धारा 4 का सब सेक्शन 3, ठीक, यानी कि इसका जो तीसरा पार्ट है यह आपको संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संशोधन कौन सा संशोधन, 2000 में जो सूचना प्रौद्योगिकी का संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत यह 4(3) को जोड़ा गया, ठीक। यह आपको सूचना अधिनियम द्वारा यह जोड़ा गया था, ठीक। सूचना अधिनियम द्वारा यह सब सेक्शन, धारा 4 का सब सेक्शन 3 जोड़ा गया है। तो यह सिर्फ यह बताता है कि अगर विदेश में बैठा हुआ कोई कंप्यूटर को संचालित कर रहा है, ठीक, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति क्या वो कर रहा है, वह भारत में, ठीक, भारत में क्या कर रहा है, कंप्यूटर को हैक कर रहा है, ठीक।
वह पाकिस्तान से बैठा हुआ व्यक्ति भारत में कंप्यूटर को हैक कर रहा है, हमारे कंप्यूटर की सूचनाओं को चुरा रहा है, उसे वहां से हैंडल कर रहा है, जिसे हम शुरू में बताए थे कि जिसे हैकर्स कहते हैं। तो अगर विदेश में बैठा हुआ हैकर्स भारत में स्थित कंप्यूटरों को हैक करता है, उसकी सूचनाओं को चुराता है, तो उस स्थिति में वह यह माना जाएगा कि उसने भारत में अपराध किया। ठीक, तो यहां भी वह आईपीसी के तहत दायी होगा। ठीक, तो यह आपका अध्याय, इसमें एक और धारा 5, उसका कोई देखिए इंपॉर्टेंट धारा ही सिर्फ आपको बताएंगे जो कि आपके लिए उपयोगी हो, या वह आप उससे क्वेश्चंस बने। फालतू धारा पढ़ने का मतलब नहीं। तो यह आपका अध्याय 1 समाप्त। अब अध्याय 2 जो कि सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है, उसके बारे में कल आपसे चर्चा की जाए। धन्यवाद।